ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक से पॉइंट का डिस्कशन किया। वैसे वो बहुत ही काम के पॉइंट्स है। ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, क्या होता है पीरियोडिक मोशन, या तो इन दोनों में किस बात का डिफरेंस होता है। ऑसिलेटरी मोशन है उसको हम पीरियोडिक मोशन ज़रूर कह सकते हैं, पर जो पीरियोडिक मोशन है उसको ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते हैं। बिकॉज कोई भी मोशन अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो उसमें बहुत एक सिंपल सी बात होनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दैट मोशन दैट शुड बी टू एंड फ्रो टाइप मोशन, अप एंड डाउन टाइप मोशन, बैक एंड फोर्थ टाइप का मोशन, ऐसा वो कोई मोशन है वो होना चाहिए। वो अबाउट मीन पोजीशन ही होना चाहिए, ऐसा हमने समझा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हमने कैसे भी करके, आगे न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, कि अगर मैंने कैसे भी करके f इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्रूव कर दिया तो हम समझेंगे कि वहाँ पे वो जो मोशन है, वो जो फोर्स लग रहा है, वो ऑसिलेटरी टाइप का हो सकता है। सो दैट f proportional to x but in opposite direction, तो f इक्वल टू माइनस के एक्स जो हमें ऑसिलेटरी मोशन है ऐसा समझाएगा। प्लस हमने वहाँ पे एक बहुत ही काम का एक नाम देखा जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हमने कहा है d2x बाई डी टी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो जिस किसी को नहीं याद हो वो याद आ जाएगा। d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे d2y बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y 0 ऐसा भी आप कह सकते हैं। आगे कोई जगह पे यहाँ पे थीटा भी लिया जाएगा, ओके, बट दिस शोज अ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन एंड कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे कोई वैल्यू का स्क्वायर। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है सिंपल पेंडुलम का, वैसे इसका थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हु विल टेल मी टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ऑन दैट बेसिस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 pi अंडर रूट m बाई के एस। m बाई K1 के। K2 हाँ, m बाई के करेंगे अगर सीरीज में होगा तो। ओके, ये फ्रीक्वेंसी ना m बाई के एस है। अब यहाँ पे इसी का एक दूसरा फॉर्म बनेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई। सेकेंड चैप्टर से याद है किसी को, हमने टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला देखा था? सेकेंड चैप्टर में जब हम कनेक्शन देखते थे या रिलेशन देखते थे वन क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ, तो वहाँ पे हमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला निकाला हुआ था, विच इज़ फॉर सिंपल पेंडुलम। टी हाँ इज सर, वो इक्वल एक टू टू सम आया पाई। था ना, हाँ, पार्ट 2 में कोई सम था वैसा। t is equals to 2 pi under root L by G, L for length and G for gravitational acceleration। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे फिर से डिराइव करेंगे फॉर ए सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपके हिसाब से मुझे बताएंगे, क्या होता है सिंपल पेंडुलम? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम? नाम तो सुना होगा सिंपल पेंडुलम। यस सर। हाँ, तो बताइए क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सर वो वॉच के नीचे होता है ना, कि एक इट जगह इज से कॉल्ड, स्टार्ट करता है तो दूसरी जगह पे उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर वापस उसकी मीन पोजीशन पे आता है, फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर मीन पे आता है। तो उसको कहते हैं पेंडुलम। यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि एक थ्रेड है, थ्रेड के नीचे एक बॉब लगाया हुआ है। बॉब यू कैन से इट्स ए स्फीयर। ओके, तो जब मान लो जो कि ये एक थ्रेड होता, यहाँ पे कोई बॉब होता, तो दैट गिव्स ऑसिलेशंस लाइक दिस। तो अभी जो आपने कहा ना जैसे वो क्लॉक में होता है पेंडुलम, तो दिस इज अ मीन पोजीशन, तो उसके आजू बाजू घूमता रहेगा। ओके, इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि मीन पॉइंट से एक साइड जितना जाएगा उतना ही दूसरी साइड जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझना चाहते हैं। अब इसमें समझने जैसा क्या है? तो कि इसमें समझने जैसा ये है कि सिंपल पेंडुलम कौन कौन सी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा
उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, और पेंडुलम में ऐसा तो क्या होता है कि वो इस डिस्टेंस पे जाने के बाद वापस आ जाता है, यहाँ जाने के बाद वो फिर से वापस आ जाता है। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो ऑलरेडी हमें पता है, हमने देखे हुए हैं, उसका यहाँ पे हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया है an ideal simple pendulum consists of a point mass suspended by a flexible inelastic weightless string। अब देखो, स्ट्रिंग वेटलेस, अभी वेटलेस नहीं हो सकता ना, पर हम यहाँ पे जो बॉब का मास लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बॉब 200 ग्राम का है और थ्रेड 5 मिलीग्राम का है, तो 200 ग्राम के रिस्पेक्ट में 5 मिलीग्राम कैसा रहा? नेग्लिजिबल। निग्लिजिबल, मतलब उसका मास है, पर वो मास कैसा कंसिडर करना है? निग्लिजिबल कंसिडर करना है। तो जब भी कहीं पे भी हम देखते हैं ना मासलेस स्ट्रिंग, ओके, तो उसका मतलब ये है कि कंपैरिजन टू द अदर उसका मास निग्लिजिबल है। जैसे कि हम ऐसा कहे कि माय मास इज ए, और आई एम ए वेटलेस पर्सन और आई एम ए मासलेस पर्सन, तो आप कहोगे थोड़ी ना यार, हो सकता है 50-60 के तो होंगे आप, okay, 50-60, of course, but if I am comparing my weight with respect to weight of a truck or weight of a car, okay, तो मान लो ट्रक का वेट है तो कार का वेट फॉर एग्जांपल 2000 kg है, तो 2000 kg के रिस्पेक्ट में 50 किलो कहाँ दिखता है यार? So in that case it is a negligible, in that case it is a weightless। आई बात समझ में? तो जब भी हम ऐसा देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, तो लिखा है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट ऑफ इनफाइनाइट मास। अब इनफाइनाइट मास मतलब कितना मास? अब कितना भी हो सकता है। स्ट्रिंग बेचारी वेटलेस और लगाया इनफाइनाइट मास, ये तो बहुत नाइंसाफी है यार। तो स्ट्रिंग टूट नहीं जाएगा? मतलब सर इनफाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू। तो ये जो है अभी भी हमारा थिंकिंग है वो वर्ड्स पे कहीं ना कहीं पे अटका हुआ है। अभी मैंने अपना मास कैसा बताया आप लोगों को? नेग्लिजिबल। निग्लिजिबल। अब सुनिएगा, माई मास इज इनफाइनाइट मास। अब मैं तो मैं हूं ना, अभी थोड़ी देर पहले कैसा प्रूव किया मैंने अपने आप को? नेग्लिजिबल। अब मैं क्या स्टेटमेंट कर रहा हूं? इनफाइनाइट। माई मास विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ दिस पेन, ओके, इसका मास 15 ग्राम है और मेरा वेट 50 kg, यानी चलो 60 kg ले लेते, तो ग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना हुआ? 60 किलो। 60,000। तो 60,000 के रिस्पेक्ट में 10 कितना हुआ? निग्लिजिबल हुआ। और इस 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में अब मेरा मास कितना टाइम्स बढ़ गया? 6,000 टाइम्स। तो हो गया इनफाइनाइट मास मेरा। यस सर। तो अगर मैं कहता हूँ माय मास इज इनफाइनाइट, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो मेरा मास आहा इनफाइनाइट? तो क्या सच में वो आहा इनफाइनाइट हो गया? तो क्या नहीं। अब मैंने कहा था आई एम वेटलेस, तो क्या आपने ऐसा सोचा कि मैं इतना हूँ? तो क्या नहीं, मैं तो जैसा दिखता हूँ वैसे का वैसा हूँ, हाँ या ना? ओके, पर मैंने अपने आप को ये भी बताया कि मैं वेटलेस भी हूँ और मैंने अपने आप को ये भी बताया कि मैं इनफाइनाइट मास का भी हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे समझनी होती है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि स्ट्रिंग निग्लिजिबल मास की मतलब 2 ग्राम और बॉब है 200 ग्राम, तो कितना टाइम्स मास हुआ स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में? 200 टाइम्स। तो वहाँ पे भाई 200 ग्राम का स्फीयर लिया है, पर यहाँ पे आइडियल केस, ये वर्ड लिखा है ना आइडियल केस, तो इनफाइनाइट इट मींस वी हैव टू टेक कंपेयर टू द मास ऑफ ए स्ट्रिंग। जैसे कि अभी जैसे आपने बताया, तो मैं अपने आप के लिए तो आप लोगों के लिए भी 2 स्टेटमेंट कह सकता हूँ, यू ऑल आर ए बिलियनर, यस और नो? हाँ या ना? नहीं कह सकते अपने आप को बिलियनर? यस सर, बट किसी कम डिपेंड करता है मतलब किसके पैसे वालों से कंपेयर में। कंपेयर करने का। एग्जैक्टली। एंड इफ आई से यू आर सो पुअर पीपल, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट।
अंबानी से कंपेयर करने का। तो मतलब क्या आप तो आपके वही के वही रहे, क्या आपका कोई स्टेटस मैंने चेंज करके किया तो कि नहीं? ओके मैंने किसके रिस्पेक्ट में कहा, तो कि मैंने एक स्टेटमेंट में कहा यू ऑल आर बिलियनर, तो आपने कहा यस। मैंने कहा आप सब लोग बहुत पुअर है, तो भी यस। मतलब क्या, तो कि वही चीज़ फिजिक्स में बहुत बार मैटर करती है। हम किसके कंपैरिजन में उन चीज़ों का रेफरेंस लेते हैं, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, दैट वी कॉल्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट। ओके तो यहाँ पे कहा इन प्रैक्टिस वी कैन नाइदर हैव ए पॉइंट मास नॉर ए वेटलेस स्ट्रिंग। ओके तो ये तो आइडियल चीज थी, पर प्रैक्टिस में तो न तो पॉइंट मास हो सकता है ना तो वेटलेस स्ट्रिंग हो सकती है। हाँ बट कंपैरिजन करो तो बॉब के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग का मास बहुत कम होता है। ओके अब जैसे सिंपल सी आप वो पतंग चगाने की वो जो स्ट्रिंग थी, अब इतना सा स्ट्रिंग ले लिया तो उसका कोई मास होगा? अब वेइंग मशीन पे आप रखो, वो सब्जी वाले के पास इतना बड़ा सा आप गुच्छा लेकर जाओ और कहो इसका भाई वेट करो, तो क्या आपको लग रहा है उसमें कुछ वेट दिखेगा? अभी इतना सारा गुच्छा है तो भी क्या कहेगा, सर इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, 0 ग्राम है इसका तो। ओके पर अगर आप बहुत अच्छा लेंगे मिलीग्राम में तो शायद दिखे। उसी के कंपैरिजन में अगर उसी के बाजू में आपने एक पोटैटो रख दिया तो पोटैटो का मास होगा कि नहीं होगा? बस सिंपल सी बात, स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के साथ आपने पोटैटो बांध दिया तो क्या रेडी हो गया आपका? पेंडुलम रेडी हो गया। ओके अब यहाँ पे क्या समझना है, उसका जो बेसिक फिगर बनता है उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि जब भी हम यहाँ पे पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम किस तरह से होता है, तो कि पेंडुलम जनरली इस तरह से होता है जहाँ पे हमने क्या किया, तो कि हमने यहाँ पे एक सिंपल सा रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग और उसके साथ एक बॉब कनेक्ट किया और उसको मैंने हल्का सा ऑसिलेशन दिया। अब जब आप ये प्रैक्टिकल करते हो ना तो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात होती है कि जनरली क्या होता है, तो कि ये मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, ओके थोड़ा सा हिल रहा है। अब इसको आप ऐसे फोर्स देंगे ना तो ये ऐसे हिलेगा, ऑसिलेशंस देगा। पर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एग्जैक्टली क्या किया जाता है, इसको ऐसे रख कर थोड़ा सा हाथ में रख कर उसको स्टेडी करके सिर्फ छोड़ दिया जाता है। तो हाथ में हल्का सा लिफ्ट करके छोड़ दिया ना तो भी वो क्या करेगा, ऑसिलेशंस देगा। तो हमें यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे खेलना नहीं है, आमने सामने बैठे ले तू पकड़, ओके बुक लेकर ऐसे क्रिकेट नहीं खेलना है। ओके तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है और यहाँ पे देखना है कि ये छोटा सा एंगल दे, दैट इज कॉल्ड एज ए थीटा एंगल। अब ध्यान से सुनिएगा, बात स्टार्ट हो रही है। स्ट्रिंग के ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। ओके अब यहाँ से मैं ये जो स्ट्रिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मतलब उसके कंपोनेंट, हाँ टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर बनेगा एक इस साइड बनेगा। नीचे एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे mg। ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, हाँ या ना? बनेगा ना। और जिसने बनाया थीटा वो क्या बनाता है, कॉस थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना, अगर ये t cos थीटा तो ये कौन बन जाएगा, t sin थीटा बनेगा। अब ये समझने के लिए आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 5 चैप्टर 4 अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आपने इंक्लाइंड प्लेन समझा हो, किस तरह से थीटा बनता है वो आपने समझा हो, तो ये t cos थीटा t sin थीटा समझ में आएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वेट फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये भी हमने समझा हुआ है। इट इज ऑल्सो फ्रॉम द वर्क एनर्जी पावर लॉज ऑफ मोशन, वहाँ से हमने समझा है। अब जब ये फिगर हम देखते हैं ना तो कुछ कुछ बातें दिमाग में क्लियर होती है। क्या क्या बातें क्लियर होती है, तो कि भाई ये ऑब्जेक्ट, ये बॉब ये ऊपर पहुंचा, उसके बाद कहाँ आया, इस डायरेक्शन में आया, मतलब टी साइन थीटा के डायरेक्शन में आया, नंबर एक। नंबर दो, उसने यहां से लेकर यहां तक, मतलब मीन पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाला डिस्टेंस, अगर मान लो उसको मैं एक्स डिस्टेंस कह दूं, तो क्या हम एग्री करेंगे यहाँ आने के बाद मोमेंटरली वहां रुकने के बाद कहाँ आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? Yes.
जब वो मोमेंटली रुकेगा तो कौन सा एनर्जी पोजेस करेगा वो? पोटेंशियल। पोटेंशियल। जैसे वो आगे बढ़ेगा तो मेन पॉइंट पे कौन सा एनर्जी रहेगा? काइनेटिक। तब वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। तो ये सभी पॉइंट्स हमने इसी चैप्टर में आगे के पोर्शन में देखे और बहुत सिंपल तरीके से देखे। अगर ये फिगर आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आपका काफ़ी सारा काम आसान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट्स के अंदर उन सभी बातों का जिक्र किया हुआ है। आपके पास हो फिजिकल कॉपी तो वो देखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वेट mg लगेगा कहाँ, तो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा लगेगा टेंशन स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट्स। ओके, अब ये जैसे ही अब आगे बढ़ते जाओगे ना तो दो कंपोनेंट, एक कॉस एक साइन, पर ये आप पढ़ चुके हो 11th में, 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 4-5 में, कि जिसने बनाया थीटा वो बनाता है कॉस थीटा, दूसरा बनता है साइन थीटा। mg cos थीटा और mg sin थीटा ऑलवेज एक दूसरे से कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, अब देखो मैंने जो फिगर ड्रॉ करके बताया था वहां पे यही चीज आती थी। देखो ये थीटा था, अगर मैं ये लाइन ऐसे वर्टिकल ऊपर बना दूं तो 1 2 3, क्या ये भी थीटा बनेगा, हाँ या ना? अगर आप यही फिगर देखो तो क्या ये लाइन और ये लाइन के हिसाब से ये दोनों भी तो सेम थीटा बनेंगे, हाँ या ना? वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये भी बनेगा। Yes, ये sir. mg cos थीटा लिखा है, मैंने जो बताया था वो कौन बताया था? t cos थीटा एंड t sin थीटा। तो टेंशन के भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं। यहाँ पे किसके दो कंपोनेंट बनाए? mg sin थीटा और mg cos थीटा के। तो यहाँ पे अभी जो हमने फिगर ड्रॉ किया वहाँ पे मैंने टेंशन के कंपोनेंट्स बनाकर दिखाए और यहाँ पे mg के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। तो कंपोनेंट यानी क्या? उसका पार्ट। कंपोनेंट यानी क्या? उसका पार्ट। तो देखो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा बनता है। उसी के हिसाब से mg दैट विल रिजॉल्व इन द टू कंपोनेंट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो x डिस्टेंस है उसको यहाँ पे L थीटा कहा। कैसे? बहुत सिंपल सी बात। आई होप यू रिमेंबर द एंगल फॉर्मूला। क्या होता है एंगल का फॉर्मूला? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस याद होगा। यहाँ पे आर्क x है और L यहाँ पे लेंथ या तो रेडियस है। तो देखो उसके हिसाब से हो गया x इक्वल्स टू थीटा L। ओके, तो जो भी लिखते हो जहाँ पे भी जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं उन हर एक में थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे तो पूरा क्वेश्चन आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बॉब पहुंचने के बाद वेट फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या mg sin थीटा है वो इस डायरेक्शन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट बना? तो क्या हाँ, ऑफ कोर्स, ताकि वो मैक्सिमम तो यहाँ पे रहना चाहता था। अब जैसे ही वो x की डायरेक्शन में आया तो x की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा लग रहा है। बस यहीं पे अगर वो समझ लिया तो आपका पूरा काम आसान। So here they mention कि restoring force. Why we call it restoring force? Yes, anyone tell me restoring का मतलब क्या? मतलब उसकी मेन पोजीशन पे वापस पहुंचा। बॉब यहाँ जाने के बाद वापस आना चाहता है, that is called as a restoring force and that's why we are putting a minus sign. हमने minus sign इसीलिए लगाया हुआ है ताकि वो फोर्स ऐसा है कि वो गया इधर पर लेकर कहाँ आएगा? इधर। वो जाएगा इधर पर कहाँ लेकर आएगा? वापस। So that's why we are using minus sign here. तो force is equals to minus mg sin theta which is considered as a restoring force. अब ये वाली बात है ना शायद मैथ्स वालों को समझ में आएगी, बायोलॉजी वाले की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, पर या तो इसको जो बोल रहा हूँ उसको याद रख लो या तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलो उसको लिख लो। आई रिपीट, क्या मैथ्स वालों ने ऐसा कभी कुछ देखा है? यस सर, फैक्टोरियल। यस सर। ओके, ये क्या है वो पता है आपको? ठीक है, तो ये मैंने इसलिए पूछा ताकि मैथ्स वाले अगर आंसर नहीं दे पाए ज़्यादा तो बायोलॉजी वाले समझ सकते हैं कि अपने को और ज़्यादा कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है।
ताकि ये ऐसा पॉइंट है, मैथ्स वालों ने भी नहीं पढ़ा हुआ है तो बायोलॉजी वाले तो पढ़े, उसका कोई चांस ही नहीं है, सो रिलैक्स। ओके, मतलब ये कि ये ऐसा मैथ्स का पोर्शन है जो न तो ए ग्रुप ने पढ़ा है ना तो बी ग्रुप ने पढ़ा है। तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हम मतलब फिजिक्स पहली बार कर रहा है। तो पहला पॉइंट, इसको कहते हैं साइन सीरीज। ताकि ये देखो, इसको इसके साथ कंपेयर करो ना, तो ये लिखा किसकी जगह पे गया है? साइन थीटा। हाँ, इसको कहते हैं साइन सीरीज। पहला पॉइंट कैसे लिखा जाता है, तो कि ये उसका एक रूल है, थीटा माइनस थीटा रेस टू 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेस टू 5/5 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा आपका लॉजिक चलेगा, माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्लस थीटा रेस टू थीटा रेस टू 7, 7/7 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस थीटा रेस टू 9/9 फैक्टोरियल। 9/9 फैक्टोरियल। तो क्या इतना पता चला कि यहाँ पे सभी ऑड नंबर्स आ रहे हैं? यस और अगर मैं इसके बाद इक्वल करके लिखना चाहूँ तो मैं माइनस एम जी और थीटा कॉमन ले लूँ। अगर मैंने थीटा कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा? 1 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेगा, यस यस प्लस थीटा रेस टू 4/5 फैक्टोरियल बनेगा, यस एंड उसके बाद डॉट 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 ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, 3 फैक्टोरियल का मतलब मैथ्स वाले बता सकते हैं क्या होता है? 1 into 2 into 3. 6 बेटर टू 3 into 2 into 1। वैसे बात एक ही बनती है, पर जो रूल है वो रूल है, बोला तो ऐसे ही जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर था उसके कंपैरिजन में ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कैसा हुआ? बड़ा, ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम, कम और ये जो भी वैल्यू है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 1, अब 1 में से मैं कुछ निकाल लूँ तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ताकि ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी 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 हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को हम कर देंगे इग्नोर, जो फिजिक्स का बेस्ट टर्म है। ओके, जब भी कुछ ऐसा लगे ना तो वहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, इग्नोर दिस टर्म। ओके, क्यों? तो कि यार वो बहुत छोटी छोटी, तो लिखा है थीटा इज सो स्मॉल एंड इट्स अ हाई पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड। थीटा रेस टू 2, थीटा रेस टू 4, थीटा रेस टू 5, जितना जितना वो बढ़ता जाएगा ओवरऑल वैल्यू है वो कम होता जाएगा, और फाइनली वो सबको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप ये एक लाइन लिख दो ना, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कहते थे साइन सीरीज, और उसमें से थीटा ऐसा कॉमन निकल कर आप ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, अब कोई कहता है कि यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा सजेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि ये काम करने का, इसको करने का कैंसल और लिख देने का माइनस एम जी थीटा और बाजू में एक ब्रैकेट, क्या? इफ साइन थीटा, एक उसको ऐसे भी कह सकते, चलो ना थोड़ा अच्छा कह देते हैं, टेक sin theta equivalent to theta when sin theta is very small. ओके, मतलब क्या? तो कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो आप sin theta equivalent to theta ले सकते हैं, बात खत्म हो गई। ओके, अब ये भी चलेगा, अभी जो मैंने बताया था, या तो आप ऐसा टर्म लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है। बट अल्टीमेटली क्या समझा, तो कि साइन थीटा में से साइन निकल जाएगा, सिर्फ थीटा रहेगा। ओके, उसको थोड़ा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है, ताकि साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 0.5 होता है, तो 30 डिग्री को अगर हम कहीं पे डिवाइड करें तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में ही उसका आंसर मिलेगा, मतलब थीटा बहुत 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 छोटा होता है। तो आप यहाँ पे f इज इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा ले सकते हो। अभी जस्ट मैंने कहा था कि अगर मैं समहाउ f इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्रूव कर देता तो फिनोमेना कैसी हो जाती? सिंपल हार्मोनिक हो जाती थी।
यस सर। तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय एल लिख दिया, एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्सएल। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, एफ इक्वल टू माइनस एम जी बाय एल, और ये हो गया एक्स। तो क्या ये और ये एक दूसरे से काफी सिमिलर हो गए? Yes. तो k का वैल्यू क्या बन mg गया? by l। mg by l। अगर मैं k का वैल्यू mg बाय एल ले लूँ तो अभी वो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था उसमें आपने वो m बाई k कहा था, तो m बाई k की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, m बाई k, mg by l। m बाई k की जगह पे मैं लिख सकता हूँ l बाई g मेरे भाई। ओके, ओके mg ओके। में से m रखा, k इधर ले लिया तो l इधर और g नीचे जाएगा ना। हाँ सर, मेरा सब्स्टिट्यूट किया इसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर समझ में आई बात इन शॉर्ट? यस सर। सो दिस इज द वन ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे दूसरा तरीका आपको दिया गया है, देखिए क्या है वो तरीका। तो कि भाई आप फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन ले लो, मास मास कैंसिल करो, तो एक्सेलरेशन बन जाता है माइनस जी बाय एल इंटू एक्स। पर क्या हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन में कहा था एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है? था ना? एक्सेलरेशन का मतलब डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर था ना, ऐसा कुछ कुछ। यस सर। सो दिस इज द अनदर वे ऑफ थिंकिंग, कोई भी तरीके से चलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय एल? तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय एल कह सकता हूं। अब यहां से ये पॉइंट कैसे आया उसके दो पॉइंट मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ओमेगा की दो वैल्यू, या तो 2 पाई बाई टी ले लो या तो 2 पाई एफ ले लो, ठीक है। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या बन गया, अंडर रूट जी बाय एल बन गया। तो देखो इसमें से अगर t इधर जाएगा तो एल बाई जी इधर आएगा, तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसके हिसाब से, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। Yes sir। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कैसे रिलेशन में होते हैं? इनवर्सली। इनवर्सली। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड हो तो भी क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता सकते हो क्या बन जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी का इसके ऑर्डर में क्या बनेगा? अंडर रूट जी बाई एल अपॉन 2 पाई। 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। क्लियर है आइडिया? Yes sir। पक्का पता चलेगा? तो अगर ये चैप्टर एग्जाम में है तो ये क्वेश्चन कर ही देने का, इतना ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, जिन जिन स्कूल ने एग्जाम की डेट दी हो या तो जब कभी भी फाइनल एग्जाम लेने वाले हो, तो 11th एक अलग सा स्टैंडर्ड होता है जहाँ पे फाइनल एग्जाम होने के बावजूद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस रखा जाए। शायद आपने सही ना सुना हो तो फिर से बता दूं, 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे स्कूल्स फाइनल एग्जाम हो, वैसे ये हमारे लिए थोड़ा अजीब सा स्टेटमेंट होता है कि फाइनल में तो सब कुछ होता है, ऐसा ही हमारा दिमाग ऑलरेडी एक्सेप्ट करने के लिए हैबिचुएट है। पर 11th स्टैंडर्ड ऐसा है जहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ पूछना ही हो। हाँ, वैसे इस बार तो काफ़ी सारा डिलीटेड पोर्शन भी होगा, आपको याद होगा। ओके, तो वहाँ पे भी स्कूल के साथ थोड़ा वेरीफाई कर लेने का और एग्ज़ाम में प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करने का, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्लियर एवरीवन? तो जब भी आप पढ़ते हो तो उसको सही तरीके से, सिंपल तरीके से, जितना जितना डिलीटेड पोर्शन हो उसको तो साइड में निकाल देने का प्रिपरेशन के लिए, बाकी समझने के लिए सब कुछ यहाँ पे लेना है। अब समझ लिया तो बस समझ लो कि आपका चैप्टर काफ़ी हद तक ख़त्म। अब बहुत सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे आते हैं व्हाट आर फ्री, डैम्ड
and maintained oscillations and give their examples. Free oscillations मतलब अभी जो हमने किया था ना सिंपल पेंडुलम, मतलब क्या, तो कि जहाँ पे जिसके ऊपर कोई टाइप का रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, उसको कहा जाता है फ्री ऑसिलेशंस, फ्रीली मूव करता हो। तो यहाँ पे कहा है इफ अ बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशंस इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, पेंडुलम था, हल्का सा फोर्स दिया या तो थोड़ा सा लिफ्ट करके छोड़ दिया तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा मोशन देगा, एंड दैट्स इक्विलिब्रियम एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, मतलब लेफ्ट राइट घूमता रहेगा, तो उसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। एंड दैट सच ऑसिलेशंस कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस, जिसका फ्रीक्वेंसी अभी जैसे बोला ना, इसके हिसाब से टाइम पीरियड चलो फिर से बताइए, रिपीट कर दीजिए एक बार। 2 पाई अंडर रूट m by k। और उसके जैसा दूसरा फॉर्मूला कौन सा बन गया? 2 pi under root L by G। L by G। ओके, दोनों ही फॉर्मूला अपने को पता होने चाहिए। जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या तो ऐसा कुछ दिया हो तो L by G यूज करने का, स्प्रिंग का किस्सा हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K by M वाला यूज करने का। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे उसने बताने का ट्राई किया, कभी अगर आपने ऐसे वेव्स कहीं पे देखे हो, ओके, तो इसको कहा जाता है नेचुरल ऑसिलेशंस। जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हो या तो विजुलाइज कर सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्रिंग अगर आपने कहीं देखी हो, जैसे कि गिटार है, सितार है, ऐसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ओके, तो जहाँ पे अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो दैट गिव्स अ वाइब्रेशंस। ओके, अब जब भी हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप हर एक का अपना अपना साउंड क्वालिटी अलग अलग है, तो जब भी हम बोलते हैं तो आपके और मेरे बीच में कुछ पार्टिकल्स है, दैट पार्टिकल गिव्स अ वाइब्रेशंस। ओके, अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ तो नॉर्मल लेवल से वो काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी बड़ा है, ऐसा हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही समझाने का ट्राई करते कि एक पेंडुलम ले लिया, मान लो कि उसको हमने वैक्यूम वाले कोई रूम के अंदर, वैसे प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है थोड़ा सा, पर अगर मान लो वहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो तो पेंडुलम है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस। डिसिपेटिव फोर्सेस यानी क्या, तो कि डिसिपेटिव यानी जो धीरे धीरे उसको रेजिस्ट करता हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने घर में एक पेंडुलम लगाया, तो कितने टाइम तक वो ऑसिलेशंस देता रहेगा? कि कंटिन्यूसली देता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, कि कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा? कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन, क्यों रुक गया वो? फोर्स लगा ना यार, कोई फोर्स लगा। एग्जैक्टली, वो फोर्स कौन सा लगता होगा? तो डेफिनेटली वो जो फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं एयर रेजिस्टिव फोर्स। ओके, तो एयर के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से वो रुक गया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसिपेटिव फोर्स। तो यहाँ पे बताया दैट बॉडी वाइब्रेट्स विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब वो अपने हिसाब से ऑसिलेशंस जो है वो देता रहेगा। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब कोई समझाएगा? यस एनीवन, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सर हाइट। नो, बेटर टू से हाइट नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ओके, सो हाइट इज नॉट द प्रॉपर वर्ड हियर। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर सेम तरीके से जाएगा तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट एम्पलीट्यूड है, सो इसको कहा हुआ है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ चलता रहता है, तो इसको कहा फ्री, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो कि नेचुरल तरीके से चलता रहता है। दूसरा यहाँ पे वर्ड यूज किया है डैम्प्ड, इसका यूज कहीं कहीं जगह पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। डैम्प्ड मतलब क्या, तो कि ऑसिलेशंस दे रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, धीरे 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 एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? कम। कम। अगर मान लो इतने बड़े बड़े ऑसिलेशंस अगर मैं दे रहा हूँ तो भी क्या कुछ टाइम के बाद वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। 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 तो जब gradually because of some resistive force if amplitude gradually decreases, उस टाइप के ऑसिलेशंस को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन।
और वो धीरे 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 कम हो रहा है, और फिर से मैं चाहता हूँ कि वो नॉर्मल ऑसिलेशंस दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा ताकि वो फिर से वही ऑसिलेशंस दे। तो उस टाइप के ऑसिलेशन को कहा जाता है मेंटेन्ड ऑसिलेशंस, मतलब फिर से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मेंटेन हो गया। सो आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। तो डैम्प Yes. फ्री यानी नॉर्मली जो मिलता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा। दूसरा, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इफ द एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस दैट इज कॉल्ड एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन, एंड इफ वी प्रोवाइड सम एक्सटर्नल फोर्स टू गिव अगेन सेम ऑसिलेशंस, तो उसको कहते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। क्लियर आइडिया? Yes, sir. ओके, देखो हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताया है। वाइब्रेशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ए ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक शायद आप स्कूल जाओगे ना तो शायद आप देखोगे, या तो शायद आपने देखा होगा। ओके, हमारे घर में वो चपाती को पकड़ने वाला होता है ना, चिमटा। ओके, उसको भी अगर आप ऐसे हिट करके आप देखोगे तो वाइब्रेट करेगा। सो दैट इज सिंपल हार्मोनिक, मतलब दैट गिव्स अ सिंपल वाइब्रेशंस। ओके, वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द सितार और गिटार और वायलिन, कोई भी ले सकते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब क्या, इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ओके, कितना भी बड़ा ऑसिलेशन हो पर बाय द टाइम धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कोई भी रीजन हो सकता है, दैट्स अकर इन द विस्कस मीडिया सच एज एयर और वाटर। ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम लॉस्ट। वो धीरे 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 कम हो रहा है ताकि एयर रेजिस्टेंस से वहाँ पे हीट है, या तो ओवरकमिंग द रेजिस्टिव फोर्स, वो धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम करता जाएगा। और उसका एम्पलीट्यूड देखो, प्रीवियस फिगर थी उसमें सेम कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीजेस हुआ। तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में देखे जाने वाले हर ऑसिलेशंस जनरली कैसे होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होते हैं, ताकि बाय द टाइम वो क्या होते जाएंगे, रुकते जाएंगे। जैसे कि मान लो सितार है या गिटार है, आपने वाइब्रेशन दिया, ओके, एक बार आपने स्ट्राइक किया, उसके बाद थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, क्या होता जाएगा, Vibration कम. वाइब्रेशन कम होता जाएगा, और आफ्टर फ्यू सेकंड्स क्या हो जाएगा, Stop हो बंद हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो कंटिन्यूसली अगर मान लो वहाँ पे सा बजाए तो सा। ओके, अगर मान लो कोई अच्छा सिंगर है, जैसे आपने नाम सुना हो तो शंकर महादेवन। ओके, उसका एक गाना था ब्रिथलेस। ओके, तो 3-4 मिनट तक कंटिन्यूसली गा सकता है। ओके, कोई बोलेगा सा, लंबा चलेगा, किसी का सा बस खत्म हो गया। ओके, पर कितना भी लंबा चले पर धीरे 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 एम्पलीट्यूड तो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला होता है। तो देखा जाए तो हर कोई जो है वो डैम्प्ड ही होता है, पर उसको कंटिन्यूस करने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, फिर से फोर्स देना पड़ता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ सा, जैसे खत्म हुआ फिर से सा। ओके, एक बार बोला, उसके बाद फिर से थोड़ी सांस भरी, फिर से वो कहानी आगे बढ़ाई। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि मान लो एक स्प्रिंग होता, एक ब्लॉक होता, आप ऐसे ऑसिलेशंस देते। जस्ट इमेजिन दैट, ये जैसे ही ये ब्लॉक उसके साथ एक वैन या तो एक प्लेट जैसा होता, वो नीचे ऊपर नीचे कर रहा है अच्छी तरीके से, पर जैसे ही मैंने नीचे एक पानी से भरा हुआ वैसे रख दिया, जैसे पानी की सरफेस को टच करेगा उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम होगा कम शायद से। होगा. कम हो जाएगा, ताकि पानी उसको अपनी ओर खींचेगा। ओके, मतलब हम ऐसा कहेंगे उसके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, पर वो धीरे धीरे जब जब वो पानी के अंदर जाएगा तब तक उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और उस वजह से उसका ऑसिलेशन है वो कम होता जाएगा। So the amplitude of oscillations decreases continuously with respect to time. The oscillations of a swing in air, then oscillations of the bob of a pendulum in a fluid. These all are the examples. Okay, तो ये एग्जैक्ट जितना दिया है वो सब कुछ याद नहीं रखना होता है, काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए होता है, ऑब्जर्वेशंस के लिए होता है, और इंजॉय करने के लिए होता है।
एंड नाउ लास्ट, मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। मेंटेन करना मतलब क्या? वो ऑसिलेशन खत्म हो तो वापस उसको फोर्स देके। हाँ, मेंटेन करना मतलब जैसा है वैसे का वैसा रखना। तो अगर मान लो ग्रेजुअली उसके ऑसिलेशंस कम हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्रोवाइड सम एक्सटर्नल फोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फिर से वो ऑसिलेशंस देता रहेगा। खत्म हो गई बात। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा ये एग्जांपल दिया है जो शायद सब लोगों ने कभी ना कभी फील किया होगा। A child swing in which energies are continuously fed to maintain the constant amplitude. कभी आपने गार्डन में कहीं पे झूला झूला हो तो आपको पता होगा। ओके, कंटिन्यूसली आप पैर से क्या करते रहते हो? फोर्स देते रहते हो ताकि आपका झूला जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। दैट्स अ सिंपल मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स्ड एंड रेजोनेंस ऑसिलेशंस। अब ये रेजोनेंट ऑसिलेशंस के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हैं। ये क्या है? इनका क्या? ओके, कभी ना कभी आपने ये तो ट्राई किया ही होगा। ऐसा कुछ ट्राई किया होगा क्या? इससे क्या होता है? सीटी बजती है। अब मान लो कि ये वही कैप है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तो सीटी बजी तो बजी वरना नहीं भी बजी। पर अगर मैं उसको प्रॉपरली एडजस्ट करके, तो शायद आपने सुना शायद आपने नहीं सुना, पर मुझे तो यहाँ पे पता चला कि हाँ थोड़ी अच्छी सीटी बजी। ओके, तो ये तो क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? ऐसा सीटी क्यों बजा? यस एनीवन? अब ये मत कहिएगा इट्स अ टैलेंट, आप टैलेंटेड हो इसलिए सीटी बज गई। ओके, वो तो हूँ ही मैं, वो तो मुझे पता ही है, पर कोई और रीज़न फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो हूँ भाई, होते हैं कुछ लोग बाय बॉर्न टैलेंटेड होते हैं आप लोगों की तरह, हमारी तरह। ओके, पर यहाँ पे सीटी क्यों बजी? ओके, सो व्हाट इज द रीज़न? क्या लगता है? कि हम ऐसा सोचते नहीं, बस बजाते रहते हैं, बरोबर ना दे दिया? ऐसा सोचने का क्या है यार, बजा देने का। आप सोचते बहुत ज़्यादा है। ओके, हर चीज़ों में बस ढूंढते रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अबे हो रहा है, होने दो। ओके, मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, आप ऐसे सोचते रहते हो। ओके, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स आता है, बस फिजिक्स ही नहीं आता है। तो ये तो सोचना आपने शुरू किया ना। अब आप कुछ सोचना शुरू करोगे तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो दैट इज द पॉइंट जहाँ पे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस होना मतलब क्या? तो कि जब मैंने, अच्छा सीटी बजी तो व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या हुआ, कैसे बजी सीटी? ऐसे ही कैप हाथ में लिया बज गई सीटी, ऐसा हुआ? फूंक मार। मारी ना। हाँ, तो मैंने एयर ब्लो किया। जब मैंने एयर ब्लो की तब कैप के अंदर क्या था? एयर ही थी। एयर। एग्जैक्टली। ओके, तो उसके अंदर थोड़ा तो एयर था ही ऑलरेडी, मैंने और ज़्यादा एयर दिया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि मैंने जो ऑसिलेशंस देने का ट्राई किया और उसका नेचुरल ऑसिलेशंस था, वो दोनों मिक्स हुए, मैच हुए। और जैसे ही वो मैच हुए वहाँ पे उसने अपना काम किया, जिसको कहते हैं, उसने क्या किया? रेजोनेंस दिया। ओके, तो रेजोनेंस का बेसिक मतलब ही यही होता है कि व्हेन ऑफर्ड फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी गेट कंबाइंड, तो हमें वहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस होना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊं कि ये कैप है, मैंने ऐसे एयर ब्लो करूँगा तो बजेगा, बहुत ज़्यादा किया तो भी बजा, तो कि नहीं बजा। तो कैप के अंदर एयर ब्लो करने से बजे, ये तो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हुआ, या तो इनकरेक्ट हुआ या तो हाफ करेक्ट हुआ, ऐसा कहेंगे।
तो क्या सिर्फ कैप के अंदर एयर ब्लो करने से ही साउंड आया कि नहीं आया? नहीं। अगर मान लो मैंने ऐसा किया होता तो आता। अगर मान लो मैं ऐसा करता तो होता। नहीं। तो कुछ तो हुआ जिस वजह से साउंड आया और कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से साउंड नहीं आया। ओके, तो अगर आप इस बात को समझो, कोई कहेगा कि नहीं ऐसा ही रखने का, तो ऐसा किया तो भी साउंड नहीं बजा, तो वहां पे ऐसा कहा जा सकता है कि हमने अलग अलग तरीके से फ्रीक्वेंसी या तो ऑसिलेशंस देने का ट्राई किया। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उसके अंदर एयर थी वो, और जो एयर ब्लो मैंने करवाई वो दोनों ऐसे मिक्स हुए जिस वजह से वहां पे क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्या आप में से कभी किसी ने हैंगिंग ब्रिज देखा है? हैंगिंग ब्रिज यानी ऐसा समझिए जैसे वो कोई आप वैसे यहाँ पे वो तिरुपति ऋषियों के यहाँ पे घूमने की जगह है, वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा है जहाँ पे आपको ऐसे बेल्ट वेल्ट बांधकर, हाँ अच्छा हाँ सर, एडवेंचर। देखा है। हाँ, अब मान लो कि वो एडवेंचर करते करते अगर किसी का मन करे कि चलो भाग के चलते हैं, तो क्या आपको लग रहा है ऐसे चलना चाहिए? नो सर। नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो 2-3 लोग हैं, उसमें 1-2 तो ऐसे होते हैं ना ज्यादा एडवेंचरस टाइप के, ओके, वहां बीच में आकर वो क्या करेंगे, ऐसे कूदने लगेंगे, ओके, एंड दे फील मोर एडवेंचरस। तो वैसे उसको मोर एडवेंचरस तो नहीं कह सकते, उसको कम दिमाग वाला जरूर कह सकते हैं। ओके, तो होता क्या है कि अगर मान लो वहां पे 2-3 सभी एक टाइप के दिमाग वाले हो गए, और अगर वो रस्सी को दोनों एक साइड ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या पूरा ब्रिज ऐसे ऐसे हैंग करेगा? सब लोग एक साथ वो है ना रस्सी को ऐसे ऐसे खींचेंगे ना, तो पूरा का पूरा हैंगिंग होने लगेगा। ओके, अगर मान लो उसमें इतने ज्यादा ऑसिलेशंस दे दिए तो भी ऐसा हो सकता है कि वो ब्रिज टूट सकता है। तो वहां पे जनरली ऐसा एक स्टेटमेंट आ सकता है कि जब हमारे सोल्जर्स ऐसे कोई हैंगिंग ब्रिज से जब पास होते हैं, तो वहां पे वो एडवेंचर नहीं करते, वो उसका ड्यूटी करते हैं। तो जब भी वो ऐसे कोई हैंगिंग ब्रिज से कोई ऐसी जगह से पास होता है जहाँ पे नीचे बहुत बड़ी खाई हो या तो ऐसा कुछ हो, तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि आप स्टेप आउट होके चलिए। स्टेप आउट होके मतलब क्या, तो क्या हमारी तरह ढीले ढाले नहीं चलते हैं, ओके, मिलिट्री वाले, ओके, सोल्जर्स कैसे चलते हैं, तो कि परफेक्ट रिदम में चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर मान लो ऐसे 20-25 लोग एक साथ लेफ्ट एक साथ राइट करेंगे, तो हो सकता है वो हैंगिंग ब्रिज है वो बड़े बड़े ऑसिलेशंस दे, और हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। तो वहाँ पे वो स्टेप आउट हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल तरीके से अगर वो चलेंगे तो वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए, body oscillates under the influence of an external periodic force, but not with the natural frequency, but with the frequency of an external periodic force. Its oscillations are said to be forced oscillations, मतलब हमने बाहर से force दिया। That external agent which exerts the periodic force is called the driver, मतलब जो उसको drive करता है वो, and oscillating system under the consideration is called the driven body, मतलब जो force देता है, ओके, एक्सर्ट द फोर्स, इट इज कॉल्ड एज अ ड्राइवर। और जिस सिस्टम के ऊपर ये होता है उसको कहते हैं ड्रिवन बॉडी। इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए। ट्यूनिंग फॉर्क इज अ प्रेस अगेंस्ट अ टेबल, जैसे वो फिर से आप ले लो चिमटा, घर में होता हो, ओके, किचन में जाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर ऐसा जोर से नहीं करने का, हल्का सा भी करोगे ना, यू फील सम वाइब्रेशंस एंड यू हर्ड द सम साउंड। Okay, this is because the particles of the table are forced to vibrate the frequency, मतलब वो oscillate करेगा। Musical instruments like sitar, violin, all are execute some kind of a particular sound. Figure shows the variation of the amplitude of the forced oscillations, मतलब क्या, तो कि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको कैसा मिलेगा, एकदम ज्यादा मिलेगा। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड एकदम ज्यादा मिले उसको कहते हैं वहां पे वो रेजोनेट हुआ। यहाँ पे इसको न्यू नहीं समझना है, इसको फ्रीक्वेंसी समझनी है
तो जस्ट फॉर रेफरेंस में बता दूं, ओके ये फिगर था इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाया, पर आप इसको F0 और इसको F ऐसा समझिएगा। ओके तो जो F है वो F0 से कम रहेगा। सो दिस इज द वन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जहाँ पे ये क्या करता है, अच्छी तरह से वाइब्रेशंस दे सकता है। आफ्टर दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो पूरा का पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ। जब F एंड F0 बिकम्स इक्वल, रेजोनेंस, रेजोनेंस होना मतलब जो कैप के एग्जांपल से मैंने बताया था, वो उसका नेचुरल एयर कोई फ्रीक्वेंसी देता था, मैंने एयर ब्लो किया, दोनों मैच हुए और एक पर्टिकुलर साउंड बना, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस होना। क्लियर एवरीवन? सो लिखा है द एयर कॉलम इन अ रेजोनेंस ट्यूब प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। अगर कभी आपने फ्लूट देखी है, किसी ने फ्लूट देखी है? हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ, अगर आपने फ्लूट देखी हो तो आपको पता चल सकता है कि वहाँ पे अगर आप सही तरीके से एयर ब्लो करें तो वहाँ से देयर आर 6 होल्स, तो वहाँ पे अच्छी अलग तरीके से अगर आप एयर ब्लो करते हैं तो परफेक्टली वहाँ पे प्रॉपर साउंड है वो आ सकता है। ठीक है, ये जो है एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेशंस, इट इज़ एक्स्ट्रा पोर्शन जिसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूरा पॉइंट ख़त्म होता है। इसके बाद कुछ कुछ पार्ट 2 के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते जाते हैं। सबसे पहले ये बताया कि पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे। जो दिए थे उसमें से किसी को कोई डाउट तो पहले वो देख ले और उसके बाद बाकी का पोर्शन में बताऊं। चलो इसमें से कोई दिए थे कि नहीं दिए थे? हेलो, चलो कोई बात नहीं। अभी जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ ना, प्लीज़ या तो आप नंबर नोट डाउन कर ले या तो आप नोट्स के अंदर टिक मार्क कर ले कि हाँ ये सभी हमारे हो चुके हैं, तो हमें डिस्कशन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस का जो मैं डिस्कशंस करता हूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा काम के है, और ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस है। तो प्रूव दैट टाइप यानी थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा फिजिक्स। क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन when the distance of the particle from the equilibrium position that has a value x1 and x2, the corresponding value of velocities are u1 and u2, show that the time period of oscillations is given by this। तो आपके पास दो डेटा है, दो अलग अलग पोजीशन है, दो अलग अलग वेलोसिटीज है और टाइम पीरियड यहाँ पे आपको लेना है। तो यहाँ पे बताया है कि पोजीशन x1, x2, वेलोसिटी u1 एंड u2 आपको लेना है। ओके, और ऐसा प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो तो अपने को ज़्यादा मजा आता है, ताकि अपने को पता है कि टारगेट क्या है। ओके, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला जो हमने देखा था ये पता होना चाहिए। ओके, ये हमने देखा था आगे के क्वेश्चंस में। वेलोसिटी थोड़ा रेफरेंस दे दूं मैं आपको, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, याद हो, इसका डिफरेंशिएशन करो dx बाई dt, तो क्या ऐसा होता है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, याद है ऐसा कुछ कुछ? Yes, sir. तो क्या मैं साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कह सकता हूँ? साइन थीटा इज Yes, इक्वल्स sir. टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकता हूँ? तो क्या हाँ, तो जैसे ही ये इस a को वापस अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं तो a cos थीटा को वापस मैं x कह सकता हूं। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर उसके लिए आपका थियरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपने थियरी में नहीं पढ़ा है तो ये बात थोड़ी सी आपके दिमाग से बाउंस जाएगी, ताकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वेलोसिटी का जो हमने इस बेसिस पे इसी चैप्टर से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो जो आपको पता होना चाहिए। तो बस अगर ये पता है ना तो आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर, एक बार ले लो u1
एक बार ले लो u2, एक बार ले लो x1, एक बार ले लो x2। अब बस सीधा सीधा मैथ्स, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, ये चाहिए टाइम पीरियड, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो है ना, तो इसके रूट हटा दो। तो देखो रूट हट गए तो इधर स्क्वायर 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 आ गया। तो अब क्या Yes. करना था, अब यहाँ पे मुझे दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, तो यही उसका स्पेशलिटी या तो यही उसका मजेदार पॉइंट होता है। आंसर मतलब क्वेश्चन ही हमें बताता है कि हमें आंसर को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर चाहिए, तो क्या, हाँ, तो बस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन करो। देखो तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ से ये स्टेप कैसे आता है, चलो कौन बताएगा। वैसे यहाँ पे एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, इसका आएगा x1 स्क्वायर। हाँ, इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, चलो फटाफट, बहुत सिंपल सी बात है। मल्टीप्लाई किया, ओमेगा मल्टीप्लाई स्क्वायर किया। ए स्क्वायर कट हो जाएगा। वेरी गुड, x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला है इसलिए उसको आगे ले लिया और माइनस वाला एज इट इज रह गया। तो नोट्स हो आपके पास, तो x1 ऐसा नहीं होता है ना, x1 स्क्वायर होता है। बस उसमें से ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना हो, ओमेगा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 2π/t। रेडी हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो समझना आसान था, पर इसके लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, नंबर दो प्रूव दैट है इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन करना, और नंबर तीन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t करना। क्लियर एवरीवन, आएगा समझ में, पक्का? यस सर। यस सर। सेम टू सेम वे अगर ये समझा है तो ये क्वेश्चन समझना और आसान। A particle executing a simple harmonic motion along a straight line has a velocity of 4 meter per second when at a distance 3 meter। मतलब एक velocity, एक distance दिया गया from the mean position and 3 meter per second when at a distance 4 meter। मतलब दो अलग अलग velocity, दो अलग अलग distances। Now find the time, कब, when 2.5 meter from the positive extreme points। तो देखो y1 हो गया, y2 हो गया, v1 हो गया, v2 हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ना ऊपर जो देखा था वही, तो वहां पे x स्क्वायर कहो या y स्क्वायर कहो, वन इन द सेम थिंग। ओके, तो देखो पहला v1 बाद में उसका स्क्वायर कर दिया, v2 फिर से उसका स्क्वायर कर दिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर रिक्वायरमेंट। मुझे ओमेगा नहीं चाहिए, तो क्या कर दिया, रेशियो कर दिया। रेशियो करने से मुझे एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल गया। है बेसिक सा मैथ्स। अब कोई भी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल दो तो ओमेगा मिल जाएगा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, ताकि हमने यहाँ पे कोई हाई फाई फिजिक्स या तो कोई हाई फाई मैथ्स नहीं यूज किया हुआ है। नाउ व्हेन द पार्टिकल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो अगर एम्पलीट्यूड 5 है उसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। और अब करना क्या था, पोजीशन का इक्वेशन था ना, y इक्वल टू a cos ओमेगा t भी कह सकते हैं, x इक्वल टू भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू, और ये टाइम एज इट इज। तो उसके हिसाब से cos हाफ कब होता है, cos 60 पे होता है। तो t इज इक्वल टू π/3 करो तो पाई का वैल्यू और 3 एज इट इज, तो मुझे सीधा टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा 1.047 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए 2.5/5 दैट इज द हाफ इज इक्वल टू cos π/3, ये भी है cos t, दोनों को कंपेयर किया तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है cos कैंसिल किया। ओके, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, पर ऐसा समझा जाता है कि हम इन दोनों वैल्यू का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। गॉट माय पॉइंट?
यस सर। तो यहाँ से आपका जो होमवर्क है उसमें पार्ट 1 से रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ओके। और पार्ट 2 से 7 है, 8 है और 9 है एज वेल। मैं यहाँ से कुछ और भी देख लूँ, अगर आप कर सकते हो तो सेम टू सेम वाले ही कुछ मिल जाएंगे। चलो आगे के मैं करवा दूंगा, पीछे देख लेते हैं। 6, 7, 8 और 9 ऑल्सो हैविंग द सेम फंडा, पर कर सकते हैं, बहुत इजी है। 10, 11, 10th एंड 11th, ओके। तो 9, 10 एंड 11, दैट इज ऑल्सो ट्वाइस, ओके। तो इतना करेंगे तो इस चैप्टर के ऊपर आपका अच्छा सा कॉन्फिडेंस है वो आराम से बन जाएगा। ये 5 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पार्ट 2 से करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ओके। तो भी आपका काफ़ी सारा काम है वो हो सकता है, तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके एवरीवन। ओके सर।